स्वागत है इस शानदार भौगोलिक सफर में। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों से लेकर विशाल समंदर तक भारत की नदियों के इस बेहद जटिल और अद्भुत नेटवर्क को डीकोड करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, बल्कि यही नदियां हमारी अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों के जीवन का असली इंजन है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर में गोता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए आज के अपने फ्लाइट प्लान पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे नदियों के एक बेसिक परिचय से। इसके बाद हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझेंगे और आखिर में हम दक्षिण की ओर रुख करेंगे, जहां पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों का विश्लेषण करेंगे। इस तरह से बांटकर समझने में ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, भारतीय नदियों का परिचय। देखिए, भारत के इतने बड़े ड्रेनेज सिस्टम को आसानी से समझने के लिए हमें इसे मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटना होगा। पहली है हिमालयन नदियां और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयन नदियां 12 मासी होती हैं। मतलब ये कि इनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें बारिश का पानी तो मिलता ही है, साथ ही पिघलते हुए ग्लेशियर भी इन्हें लगातार रिचार्ज करते रहते हैं। गंगा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां पूरी तरह से बारिश पर निर्भर होती हैं। इसलिए जब सूखा मौसम आता है तो नर्मदा जैसी इन नदियों में पानी काफी कम हो जाता है। ये बेसिक रूल आगे बहुत काम आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, सिंधु नदी तंत्र। चलिए सीधे तिब्बत की ऊंचाइयों पर मानस सरोवर झील के पास चलते हैं, जहां से 3120 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी का सफर शुरू होता है। लेकिन ये अकेली नहीं बहती, इसके साथ 5 बहुत ही प्रमुख सहायक नदियां जुड़ती हैं। पहली है झेलम, जो खूबसूरत वुलर झील से होकर गुजरती है। दूसरी है चिनाब, जो चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से बनती है, और हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। फिर आती है रावी। जरा सोचिए, इसी के किनारे हड़प्पा जैसी प्राचीन सभ्यता पनपी थी। इसके बाद ब्यास, जो एक इकलौती ऐसी नदी है जो पूरी तरह से भारत के अंदर ही बहती है। और आखिर में सतलज, जो तिब्बत के राक्षसताल से निकलती है और सबसे लंबी सहायक नदी है। ये 5 नदियां पाकिस्तान के मिठानकोट, जिसे पंजनाद भी कहते हैं, वहां जाकर एक साथ सिंधु नदी में मिल जाती हैं। यहाँ इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इन नदियों का पानी कैसे बटता है। साल 1960 में सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए थे। ये एक बेहद अहम नियम है, जिसके तहत पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, जबकि पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज के पानी का इस्तेमाल भारत करता है। अब रुक करते हैं भाग 3 का, गंगा नदी तंत्र। अब हम उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि गंगा सीधे किसी एक धारा के रूप में नहीं निकलती। इसका बनना अपने आप में प्रकृति का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, जिसे पंचप्रयाग कहते हैं। शुरुआत होती है सतोपंत ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा से। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा से, नंदप्रयाग में नंदाकिनी से, कर्णप्रयाग में पिंडर से और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से मिलती जाती है। और फिर जब ये विशाल जलधारा देवप्रयाग में भागीरथी से टकराती है, तब जाकर इस संगम को वो नाम मिलता है जिसे हम सब जानते हैं, गंगा। और यहाँ देवप्रयाग से शुरू होता है गंगा का एक असली मैराथन। गंगोत्री ग्लेशियर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ये नदी पूरे 2510 किलोमीटर का विशाल सफर तय करती है। जाहिर है, इतने लंबे रास्ते में गंगा को कई साथियों की जरूरत पड़ती है। दाईं तरफ से इसे मिलती है यमुना, जो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, और इसके साथ ही सोन नदी। वहीं बाईं तरफ से रामगंगा, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी नदियां इससे जुड़ती हैं। अब यहाँ कोसी नदी पर जरा ध्यान दीजिए। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ इतना सारा अवसाद यानी सेडिमेंट लाती है कि अपना ही रास्ता ब्लॉक कर लेती है और फिर अचानक दिशा बदल देती है, जिससे भयंकर बाढ़ आती है। भाग 4, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर नदियों का कोई आइडेंटिटी क्राइसिस होता तो वो पक्का ब्रह्मपुत्र का होता। कैलाश पर्वतमाला से निकलने वाली इस नदी के कई नाम हैं। तिब्बत में इसे यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। फिर ये नमचाबरवा पर्वत के पास से एक तीखा यू टर्न लेकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, जहां इसका नाम हो जाता है देहांग या सियांग।
आगे चलकर जब इसमें दिबांग और लोहित नदियां मिलती हैं, तब असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और मजे की बात देखिए, यहीं पर ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी बनाती है। और फाइनली जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। खैर, अब तक तो हमने उन नदियों की बात की जिन्हें पिघलते ग्लेशियरों से भरपूर पानी मिलता है, लेकिन जरा सोचिए, उन नदियों का क्या होता होगा जिनका कोई ग्लेशियर है ही नहीं। चलिए अपने इस सफर को अब बर्फ से ढके उत्तर से मोड़कर दक्षिण के उस प्राचीन और बारिश पर निर्भर प्रायद्वीपीय पठार की ओर ले चलते हैं। भाग 5, पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां। दक्कन के पठार को चीरते हुए जो नदियां पूर्व में बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, उनमें सबसे पहले है महानदी। इसी के बेसिन में आपको शानदार सतकोसिया टाइगर रिजर्व मिलेगा। फिर आती है गोदावरी, उसके बाद कृष्णा नदी, जिस पर मशहूर नागार्जुन सागर डैम बना है और जिसमें तुंगभद्रा नदी आकर मिलती है। और फिर है कावेरी नदी। ये सभी नदियां पूर्वी तट पर पहुंचकर समंदर में मिलने से पहले बड़े और घने डेल्टा बनाती हैं। इनमें से गोदावरी नदी की बात ही अलग है। 1465 किलोमीटर की अपनी जबरदस्त लंबाई के कारण ये प्रायद्वीप के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसी वजह से इसे बड़े सम्मान के साथ दक्षिण गंगा की उपाधि भी दी गई है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल ट्विस्ट है। हमने शुरुआत में क्या रूल सेट किया था? यही कि प्रायद्वीपीय नदियां बारिश पर निर्भर होती हैं और सूख जाती हैं। लेकिन कावेरी नदी इस रूल को बिल्कुल नहीं मानती। कावेरी बारहमासी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे जाते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून से भी बारिश मिलती है और लौटते हुए उत्तर पूर्व मानसून से भी। ये डबल मानसून सिस्टम इसे साल भर पानी से भरा रखता है ना कमाल की बात? चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, भाग 6, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां। अरब सागर की तरफ उल्टी दिशा में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी और ताकतवर है नर्मदा। इसके ठीक दक्षिण में बहती है तापी नदी। फिर है साबरमती, जो अहमदाबाद शहर की जान है। और एक बहुत ही दिलचस्प नदी है माही। माही नदी का फैक्ट ये है कि ये एक लौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार क्रॉस करती है। अब ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां बाकी नदियों से काफी अलग बर्ताव करती हैं। ये डेल्टा नहीं बनाती। इसके बजाय नर्मदा और तापी जैसी नदियां प्राचीन विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच मौजूद गहरी रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटियों से होकर तेज रफ्तार से बहती हैं। और इसी तेज बहाव और खड़ी चट्टानों के कारण नर्मदा नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात जैसे बेहद नाटकीय और खूबसूरत वाटरफॉल बनाती है। अपने इस एक्सप्लेनर को हम एक ऐसे फैक्ट के साथ खत्म कर रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नदी निकले, लंबा सफर तय करे, लेकिन कभी किसी समंदर से मिले ही नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। इसे एंडोरेहिक या एफेमीरल नदी कहते हैं। भारत की लूनी नदी इसका एक क्लासिक उदाहरण है। अरावली से निकलने वाली ये नदी अपना पूरा पानी समंदर तक ले जाने के बजाय गुजरात के खारे कच्छ के रण में जाकर बस जमीन के अंदर गायब हो जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी का भूगोल हमारे सोचे गए नियमों से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। तो अगली बार जब आप किसी नदी को देखें तो जरा सोचिएगा कि वो अपना सफर कहाँ और कैसे खत्म करेगी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।